हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 31। आज के लेक्चर में हम एग्रीकल्चर पे क्वेश्चंस करेंगे। एग्रीकल्चर टॉपिक आपके ज्योग्राफी से ओवरलैप करता है। ये आपके क्लास 8th एनसीईआरटी और क्लास 10th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्रीकल्चर जब हम देखते हैं एज अ टॉपिक, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्रॉप रिलेटेड, राइस, व्हीट, शुगरकेन, पल्सेस। इनकी आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए क्योंकि इससे कई सारे आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ये एक पार्ट होता है। जो दूसरा पार्ट होता है एग्रीकल्चर का, जिसपे यूपीएससी कई बार फोकस करती है, वो होती है स्कीम्स और आपकी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो दो हिस्सों में से फर्स्ट पार्ट हम आज देखेंगे एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पता पड़ेगा। आज हम क्रॉप्स, उनकी कंडीशंस और ऐसे कैसे आप उसको यूपीएससी में यूज कर सकते हैं आपके प्रीलिम्स क्वेश्चंस में, आप वो देखेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। टुडे द टॉपिक इज अबाउट एग्रीकल्चर। हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया में राइस, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन, पल्सेस, ये मेजर क्रॉप्स है। तो वी विल रीड अबाउट दिस। तो अगर हम राइस की बात करें, राइस जनरली आप देखते हैं ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है। आपके बाकी सारे एग्जाम्स में कई बार आपको सिर्फ इंडिया का मैप बना दिया है और रीजन को शेड कर दिया है और कहा है कि ये क्रॉप को आप आइडेंटिफाई करें। तो अगर हम मेजर क्रॉप देखें, वन ऑफ द मेजर क्रॉप इज राइस क्रॉप। दिस राइस इज अ खरीफ क्रॉप। आप जानते हैं कि तीन मेजर टाइप के क्रॉप्स होते हैं बेस्ड ऑन सीजन। यू कैन हैव खरीफ क्रॉप, यू कैन हैव रबी क्रॉप एंड यू कैन हैव ज़ैद क्रॉप। खरीफ क्रॉप जून जुलाई में एक्चुअली आपका होता है। मानसून सीजन में आपको सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं समवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। तो मानसून के टाइम पे खरीफ क्रॉप होता है। उसके बाद जैसे खरीफ क्रॉप कटता है तो रबी क्रॉप सो होता है। विंटर स्टार्टिंग में आपका रबी क्रॉप सो होता है और समवेयर एट द मार्च मंथ में आप उसको हार्वेस्ट करते हैं यानी उसकी खेती को आप काटते हैं और उसको बेचते हैं। उसके बाद अप्रैल मई में आपके जो क्रॉप होते हैं वो होते हैं ज़ैद क्रॉप। वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये आपके ज़ैद क्रॉप होते हैं। तो देयर आर थ्री मेजर टाइप: खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड द ज़ैद क्रॉप। खरीफ मॉनसून सीजन, you have rabi in the winter season and zaid is in the summer season। तो राइस जो होता है मानसून सीजन में ज़्यादा, मानसून वाले टाइम पे ज़्यादा ग्रो होता है, इसलिए खरीफ क्रॉप है। इसको राइस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन लगती है, यानी रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के ऊपर लगती है, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चाहिए। तो ये हॉट कंडीशन में ग्रो होता है और ये ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो होता है। इसीलिए आप देखेंगे राइस जनरली ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में है। अगर आपको ऐसा रीजन शेड करके दे दिया तो आप पहचान लीजिएगा कि ये राइस है। कुछ सेकेंडरी बेल्ट भी है, माइनर बेल्ट भी है, जैसे कि आपका पंजाब हरियाणा वाला रीजन एंड द वेस्टर्न यूपी रीजन। ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इस रीजन में राइस की कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ है। पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाला रीजन माइनर रीजन है, बट इट इज जनरली द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री दैट इज अ मेजर रीजन। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा वाला रीजन हुआ, राजस्थान वाला रीजन हुआ, इनको इरिगेशन की मदद लगती है, उसके बाद ही ये ग्रो होता है। जनरली कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कोस्टल रीजन में और डेल्टा वाले रीजन में। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी ईस्टर्न साइड, डेल्टा वाले रीजन और कोस्टल रीजन में वहाँ पे। और आप ये भी देखते हैं कि इन जगह पे जहाँ पे राइस होता है वहाँ पे राइस खाया भी बहुत जाता है। जनरली दी कोस्टल रीजन, दी वेस्ट बंगाल रीजन, योर मील इज नॉट कंप्लीट अगर आपने राइस नहीं किया। सॉइल कैसे हो सकता है? सॉइल लोमी हो सकता है, अलुवियल सॉइल हो सकता है, डेल्टाइक सॉइल हो सकता है। लोमी सॉइल बेसिकली जिसमें फाइन मिक्सचर है सैंड, सिल्ट और क्ले का। तो ये हमारा एक मेजर क्रॉप राइस क्रॉप। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, मूविंग ऑन, हम फिर नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं, व्हीट क्रॉप। कंपेयर टू राइस, व्हीट को बहुत ज़्यादा बारिश नहीं लगती, यानी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के अंदर भी व्हीट ग्रो हो सकता है। आप देख सकते हैं ये व्हीट का बेल्ट है जो ड्राई रीजन ही है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी नॉर्दर्न एमपी। यू हैव सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, कुछ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ यूपी एंड बिहार। तो मेजर बेल्ट क्या है? पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी। व्हीट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जनरली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री में आपका फ्लो का ग्रोन होता है। रबी क्रॉप है ये, तो नॉर्थ वेस्टर्न में होता है, ये रबी क्रॉप है, यानी इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडा सीजन चाहिए।
सनशाइन भी अच्छी चाहिए। जब वीट ग्रो होना स्टार्ट करता है तब उसको बारिश चाहिए। बट जब वीट क्रॉप पूरी तरीके से उग जाता है, जब वीट, तो अब उसको काफी सनशाइन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर खत्म करना चाहता है। वरना वीट के ग्रेन में अगर मॉइस्चर रहेगा तो काफी सारा पेस्ट हो सकता है, पेस्ट अटैक हो सकता है। इसलिए जब स्टार्ट कर रहे हैं तब तो राइस चाहिए। तो रबी क्रॉप है और आपको पता है कि इस रीजन में आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं और वो बारिश देती है, विच इज गुड फॉर रबी क्रॉप लाइक वीट। और जब वो उग जाएगा, जब वो पूरी तरीके से कल्टिवेट हो जाएगा तो सनशाइन आएगी, क्योंकि मार्च महीने में इंडिया में काफी अबंडेंट सनशाइन होती है। तो कूल ग्रोइंग सीजन, they require huge sunshine at the time of harvesting. They require rainfall at the time of the early seasoning. इसका रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर होगा तब भी चलेगा, लेस देन 100 सेंटीमीटर तब भी होगा तब भी चलेगा। दो इंपॉर्टेंट जोन है, गंगा एंड सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज क्या हैं? यूपी, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, पंजाब रीजन, बिहार रीजन एंड राजस्थान वाला रीजन। तो ये आपकी मेजर वीट ग्रोइंग सीजन है। एज कंपेयर टू राइस आप देखेंगे वीट को ठंडा वातावरण चाहिए और वीट को कम बारिश चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर में भी चल जाएगा। तो इसलिए ये कंपेरेटिवली ड्राई रीजन में होता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे इंडिया के लिए। मूविंग ऑन, इसके बाद हम मेजर और क्रॉप्स देखते हैं। हम वो क्रॉप देख रहे हैं जो हम डेली जिनके साथ डील करते हैं, राइस, व्हीट। अब आते हैं टी। टी आप देखेंगे, टी जनरली ग्रो होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, असम, वेस्ट बंगाल रीजन में, दार्जिलिंग टी, एंड देन इन द साउथ रीजन ऑल्सो, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो दिस इज द मेजर रीजन ऑफ द टी, द सदर्न रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दीज आर द मेजर रीजन ऑफ टी। टी जो है उसको भी काफी बारिश चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश चाहिए। तो ये टी क्रॉप होता है, जनरली स्लोप पे ग्रो होता है। क्यों स्लोप पे ग्रो होता है? आप देखेंगे ट्री क्रॉप स्लोप पे ग्रो होता है क्योंकि रेनफॉल तो चाहिए बट स्टैग्नेटिंग वाटर नहीं चाहिए। दे के नॉट नीड स्टैग्नेटिंग वाटर, स्टैग्नेटिंग वाटर नहीं चाहिए, इसलिए रोलिंग टोपोग्राफी चाहिए होती है ताकि पानी रुके नहीं और वो बहता जाए और पानी कंटिन्यूस मिलता जाए। गुड रेनफॉल, नो स्टैग्नेटिंग वाटर। तो टी क्रॉप की बात करते हैं। टी एक बेवरेज क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप जो होते हैं उनको बारिश और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा बारिश ज्यादा टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ द ग्रोइंग। तो अगर इनिशियली तो कूल क्लाइमेट लगता है, ज्यादा रेनफॉल रखती है, 150 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। आपको रेनफॉल चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए ताकि जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो काफी ग्रो होती रहे। टी की लीव्स हमें सारा टाइम ग्रो किए हुई चाहिए, इसीलिए आपको ये टेंडर लीव्स के लिए आपको लॉन्ग रेनफॉल चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल और हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। हमको वेल ड्रेन्ड सॉइल, क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए क्योंकि ये स्टैग्नेटिंग वाटर नहीं टॉलरेट कर सकता, इसलिए आप जेंटल स्लोप पे इसको ग्रो करते हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको चाहिए। दोनों रीजन में हो सकता है, ये इंडिया का ट्रॉपिक्स है तो ट्रॉपिकल रीजन में भी हो सकता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो हो सकता है। चाइना सब ट्रॉपिकल है, वहां तो भी चाय होती है। एंड इनको फ्रॉस्ट फ्री टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड नहीं चाहिए होती है, फ्रॉस्ट नहीं चाहिए होती है, इनको फ्रॉस्ट फ्री टेम्परेचर चाहिए होता है थ्रू आउट द ईयर। दो इट रिक्वायर्स गुड क्लाइमेट, जो इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड एट टाइम ऑल्सो हॉट क्लाइमेट। बट ये जो टी है इसको डायरेक्ट, अगर हॉट टेम्परेचर चाहिए होगा तब भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, यानी गर्म वातावरण तो चाहिए बट डायरेक्ट सनरेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो टी लीव्स को बर्न कर सकती है, वो टी लीव्स को हार्म पहुंचा सकती है। तो व्हाट आर वी सेइंग, ये शेड लविंग प्लांट है। हाई टेम्परेचर चाहिए बट शेड भी चाहिए, और जब इनिशियली ग्रो कर रहा है तो कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, अगर अच्छा ड्यू और मॉर्निंग में फॉग है, अगर फॉग होता है मॉर्निंग में ड्यू होता है तो ये आपको अच्छा फ्लेवर करता है टी को। टी को क्या चाहिए? इनिशियली कूल क्लाइमेट चाहिए, बारिश चाहिए, स्टैग्नेटिंग वाटर नहीं चाहिए, रोलिंग टोपोग्राफी चाहिए। आपका मॉर्निंग फॉग अगर ड्यू रहा तो वो अच्छा फ्लेवर देंगे टी को। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन और सदर्न रीजन में ये ग्रो करते हैं। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में चाहिए होता है। मूविंग ऑन, दिस वाज योर टी। आगे बढ़ते हैं। जो टी के बड़े बड़े रीजन्स होते हैं, बड़े बड़े रीजन्स, उसको आप टी एस्टेट कहते हो। तो कई सारे लोग टी एस्टेट खरीदने का विचार रखते हैं। They want the entire region where the tea is grown. So this is about your tea estate. Moving on, उसके बाद हम नेक्स्ट मेजर क्रॉप देखते हैं। अभी तक हमने राइस, व्हीट, टी देख लिया। अब हम नेक्स्ट मेजर क्रॉप देखते हैं, दैट इज योर कॉफी। कॉफी इज जनरली ग्रोन इन दी सदर्न स्टेट।
टी भी ग्रो होती है और कॉफी भी ग्रो होती है। कॉफी इज जनरली ग्रोन इन दी सदर्न स्टेट केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। कॉफी को क्या चाहिए होता है, कॉफी को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है और कॉफी को भी ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट रिक्वायर्स, इसको भी स्टैग्नेटिंग वाटर नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जस्ट लाइक दी नॉन स्टैग्नेटिंग वाटर, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स में ज्यादा ग्रो होती है। इनको भी लो टेम्परेचर या फ्रॉस्ट कंडीशन नहीं चाहिए होती है। इनके लिए एक्सेसिव हीट भी हार्मफुल होती है, तो ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। सबसे पहले कल्टीवेशन आपका बाबा बुडान हिल्स में हुआ था, जो कि कर्नाटका है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। बाबा बुडान हिल्स भी कर्नाटका में है। यहाँ पे पहली बार आपकी कॉफी आई थी। आज भी ये कल्टीवेशन जनरली नीलगिरी में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो कॉफी की कंडीशन टी के साथ ही जैसी ही होती है, ना बहुत ज्यादा ठंडा चाहिए ना बहुत ज्यादा गर्म चाहिए। ये भी आपका स्टैग्नेटिंग वाटर नहीं बर्दाश्त कर सकते, स्लोपी चाहिए। एंड ये जनरली सदर्न इंडिया में ग्रो होते हैं। अगर टी के बड़े रीजन को एस्टेट कहते हैं, तो कॉफी के बड़े रीजन को फजेंडा कहते हैं। तो ये फजेंडाज है, ये ब्राजील में ये नाम दिया था। ब्राजील में दिस टर्म हैज बीन यूज्ड, फजेंडा प्लांटेशन थ्रू आउट द ब्राजील, प्लांटेशन फाउंड इन द ब्राजील ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। 16th-18th सेंचुरी में ब्राजील में कॉफी प्लांटेशंस को आप फजेंडास कहते थे। तो हमने देख लिया टी, कॉफी, राइस एंड व्हीट। आगे बढ़ते हैं जूट क्रॉप के लिए। आप देखते हैं कि जनरली जूट क्रॉप कहाँ है, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है। असम में है, बंगाल में है, बिहार में है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में है। अगर ये टुवर्ड्स द ईस्ट साइड है तो आपको एक चीज तो समझ आ जाएगी कि पानी कैसा चाहिए। पानी ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर भी ठीक ठाक अच्छा ही चाहिए, 20-25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। ज्यादा बारिश, ज्यादा आपका टेम्परेचर। राइस के जैसे ही ये भी जनरली ईस्ट साइड में ही ग्रो होता है। सबसे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल में ही ग्रो होता है जूट। इसको भी कैसा सॉइल लगेगा, डेल्टाइक सॉइल लग सकता है, अलूवियल सॉइल लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर बिकॉज वो गोल्ड की तरह दिखता है और वो फाइबर है। हमारा काफी रेवेन्यू अर्नर रह चुके हैं ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस टाइम एज वेल एज द पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम। अब काफी हमें रेवेन्यू अर्निंग हुई है जूट से। तो दिस इज द गोल्डन फाइबर। इट इज ग्रोन ऑन अलूवियल सॉइल। ये अलूवियल सॉइल में ग्रो होता है। इनको हाई टेम्परेचर लगता है, we've already seen 25 डिग्री सेल्सियस तक। इनको हैवी रेनफॉल लगती है, 125 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल लगता है। और इन्हें ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है। तो क्लाइमेट भी ड्राई नहीं होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए और टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। ये जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होता है। जनरली कहीं कहीं सब ट्रॉपिक्स में भी ग्रो हो सकता है, बट जनरली ट्रॉपिक्स में ग्रो होता है। इनको भी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, जो इस पे हर साल फ्लड प्लेन जो होते हैं, जो हर साल रिन्यू होते हैं, वो इनको चाहिए। ये सैंडी और क्लेई लोम में भी हो सकते हैं, यानी सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, डेल्टाइक सॉइल, कैसे भी सॉइल में आपका जूट ग्रो हो सकता है। जो जूट क्रॉप है इसके लिए आपको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, खरीफ क्रॉप है। ठीक है, हम ये जनरली मानसून टाइम पे होता है और इसको आप खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो ये है जूट। जैसे हमने टी के लिए एस्टेट पढ़ा, जैसे हमने कॉफी के लिए फजेंडा पढ़ा, वैसे ही जूट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हर एक स्पेसिफिक टर्म आप देखें, एक रेटिंग का कंसेप्ट होता है। रेटिंग का कंसेप्ट वो होता है जब भी एक जूट क्या है, जूट इज अ वीड। तो ये जूट वीड है और ग्रास है। तब जूट के वीड को जब आप पानी में रखते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो इनमें से फाइबर निकालना बहुत आसान हो जाता है। यू कैन इजीली रिमूव द फाइबर्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग प्रोसेस। तो जूट को ह्यूमिड कंडीशन लगती है और आपको हेवी रेनफॉल भी लगता है। बट एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको फ्री फ्लोइंग वाटर भी लगेगा, ताकि आप जूट के वीड से फाइबर को बहुत इजीली निकालें। इसलिए आप देखेंगे जूट इंडस्ट्री भी जनरली फ्री फ्लोइंग वाटर्स के पास ही रहती है, बिकॉज फाइबर्स निकाल के देन इंडस्ट्री पे काम करना, इंडस्ट्री में जूट फाइबर पे काम करना काफी आसान हो जाता है। दिस वॉज योर जूट। अभी तक हमने देखा है व्हीट, राइस, टी, कॉफी एंड जूट। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट फेमस क्रॉप पे जाते हैं, दैट इज द कॉटन क्रॉप ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कॉटन क्रॉप जनरली आपका गुजरात में है, थोड़ा बहुत राजस्थान में है, मेजरली महाराष्ट्र में है, नॉर्दर्न कर्नाटका में है, सम पोर्शन ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो,
एंड सम पोर्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट ऑल्सो। तो कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन का बेल्ट है, मेजरली महाराष्ट्र है, गुजरात है, नॉर्दर्न कर्नाटका है एंड तमिलनाडु है। ये जनरली आपका कॉटन ग्रोइंग एरियाज है। अगर हम कॉटन को देखें, कॉटन बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। कॉटन बॉल जब होता है, इनिशियली तो आपका कॉटन होता है, जब कॉटन स्टार्ट होता है, उगना स्टार्ट होता है, अभी बॉल बना नहीं है, तब इनको अच्छी रेनफॉल चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, इनको वाटर, ऐसा सॉइल चाहिए जो वाटर को रिटेन कर पाए, इनमें अच्छे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स लगने चाहिए क्योंकि सेंसिटिव क्रॉप है। और एक बार जब कॉटन बॉल बन गया तब इनको बारिश नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कॉटन बॉल बन गया और बारिश आ गई तो उस पर जैसे वीट पे पेस्ट लग जाएंगे, इसमें भी आपके पेस्ट लग जाते हैं। तो व्हाट आर वी लुकिंग एट? What are we looking at? We were looking at cotton. So what does the cotton need? Cotton basically at the time of the growth, at the time of the growing season, it requires rainfall. But when there is ball के टाइम पे आप रेनफॉल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वरना बॉल पे आपके पेस्ट लग जाएंगे। तो इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और लाइट रेनफॉल चाहिए होती है। 50 to 75 centimeter of rainfall is good for the cotton crop. So they require light rainfall and they require 210 frost free days. जो इनके फ्रॉस्ट फ्री डेज इनको चाहिए होता है, यानी 210 दिन जो होता है वहां पे फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक कंडीशन है कॉटन की। जब भी आपको एमसीक्यू में 210 फ्रॉस्ट डेज बोले तब समझ जाना कॉटन चाहिए, कॉटन ही क्रॉप है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक नंबर है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, moderate light rainfall 50 to 75 centimeter of rainfall and they require high temperature 20 to 25 degree Celsius. They also need bright sunshine for ripening of and bursting of the crop. तो जब एक बार बॉल आ जाएगा तो राइपनिंग और बर्स्टिंग के लिए आपको सनशाइन लगेगी। ये कौन से क्रॉप, कौन से सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि आपके वाटर को अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। डेक्कन प्लेटू में होता है, इसीलिए ये महाराष्ट्र में जनरली आपको मिलता है। अलूवियल सॉइल में ये ग्रो होता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, अलूवियल सॉइल में ये ग्रो होता है क्योंकि वो वाटर रिटेन कर सकते हैं। आपको जो ये कॉटन क्रॉप है, आपको ह्यूज सनशाइन चाहिए जब वो बर्स्ट हो। ये भी खरीफ क्रॉप है और इसको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं टू मैच्योर। और ये आपके ट्रॉपिक्स एज वेल एज सब ट्रॉपिक्स पे ग्रो होता है। जो नॉर्दर्न लिमिट है कॉटन की ग्रोथ करने की वो है यूक्रेन। तो यानी यूक्रेन तक आप कॉटन ग्रो कर सकते हो, तो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स दोनों में आप इसको ग्रो कर सकते हो। इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल एंड दे नीड अबंडेंट सनशाइन एट द टाइप ऑफ राइटनिंग, राइट। देन इनको मॉइस्ट वेदर जो रहेगा बॉल ओपनिंग के टाइम पे नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि वरना वो डिजीज क्रिएट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज 210 frost free days, which is one of the specific condition for the cotton crop. मूविंग ऑन, जैसे हमने कई सारे नाम देखे हैं, जैसे हमने रेटिंग देखा है, एस्टेंशियाज देखे हैं, आपने फजेंडा देखा है, आपने अभी वर्डवी स्टेट देखा है। तो आप हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं नोन एज जिनिंग। जिनिंग होती है, जिनिंग इज बेसिकली अ कॉटन जिन, एक इंडस्ट्री, एक मशीन का नाम है कॉटन जिन। आप देखेंगे जब कॉटन बॉल होता है उसमें सीड्स होते हैं, इस सीड्स को आपको सेपरेट करना पड़ता है। जब आपको सेपरेट करना पड़ता है तो काफी मैनुअल वर्क लगता है, क्योंकि मैनुअल वर्क लगता है तो लेबर काफी लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको कोई मशीन में डाल दें, जैसे कि कॉटन जिन में डाल दें, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, द हेल्प ऑफ द मशीन, द हेल्प ऑफ सिलेंडर, आप कॉटन बॉल के जो सीड्स हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं। और आपको कॉटन, यहाँ पे ब्रशेस होते हैं, यहाँ से आपको कॉटन, क्लीन कॉटन मिलेगी। तो सीड सेपरेट करेगा, सीड सेपरेट होंगे मशीन से, फिर आपका ब्रशिंग होगा और आपको सेपरेट कॉटन, क्लीन कॉटन मिलेगा। ये जो क्लीन कॉटन है ये फिर फैब्रिक बनाने में, गारमेंट बनाने में काफी यूज आती है, और ये आपके कॉटन सीड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर कॉटन जिन मशीन, और इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं जिनिंग। जिनिंग इज अबाउट सेपरेटिंग द कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल। कॉटन सीड्स और को फाइबर से अलग करती है, और ताकि अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है। मैनुअल सेपरेटिंग में काफी टाइम लग जाता है और वो इतना एफिशिएंट सिस्टम भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्रॉप इज शुगर केन। हम शुगर केन देखें तो शुगर केन आपका सबसे ट्रेडिशनल बेल्ट अगर शुगर केन का कोई रहा है वो रहा है यूपी एंड बिहार रीजन। यूपी बिहार रीजन में शुगर केन काफी कल्टिवेट करते आए हैं। इससे ये सबसे पहली बेल्ट है। इधर से आपके मेजर शुगर केन कल्टिवेशन यहाँ से फिर स्प्रेड हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट पे, महाराष्ट्र के बेल्ट पे, कावेरी रीजन के बेल्ट पे, और थोड़ा बहुत
कोस्टल आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले यूपी बिहार बेल्ट में था, फिर गया आपका साथ ही साथ आपका गया ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट पे महाराष्ट्र में, फिर इधर इधर आपका कावेरी में, और देन टुवर्ड्स योर कोस्टल आंध्र प्रदेश। दिस इज वेयर योर शुगर केन कल्टिवेशन हैज बीन। क्या हुआ, महाराष्ट्र में पहले कॉटन ग्रो करते थे, बट कॉटन काफी सेंसिटिव क्रॉप है, थोड़ा भी रेनफॉल आया तो पेस्ट आ सकता है, काफी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर रखते हैं। तो फार्मर्स ने, और अच्छा ब्लैक कॉटन सॉइल में पानी काफी होता है, तो फार्मर्स ने सोचा कि इस कॉटन इतना सेंसिटिव क्रॉप है, इसको हटा के हम शुगर केन कल्टिवेट करने लगते हैं। तो शुगर केन को भी काफी पानी लगता है, और पानी कहाँ से आता है, वो सॉइल जहाँ पे वाटर रिटेन हो पाता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है अब शुगर केन के लिए भी काफी फेमस होता है। तो क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है शुगर केन के लिए भी, देखिए ये भी प्लांटेशन क्रॉप है, तो इसको भी बारिश ज्यादा लगती है और इसको भी टेम्परेचर ज्यादा लगता है। ब्लैक कॉटन सॉइल जिसमें पानी रिटेन हो सकता है, अलूवियल सॉइल जिसमें पानी रिटेन हो सकता है, ये काफी फेमस है। ये भी ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में ग्रो हो सकता है। अगर कोई चीज पंजाब तक ग्रो हो रही है तो वो सब ट्रॉपिक्स तक ग्रो हो सकती है। इसमें अगर आप देखें तो सब ट्रॉपिकल वैरायटी यानी यूपी बिहार वाली वैरायटी, पंजाब वाली वैरायटी, उसमें सुक्रोज कंटेंट कम होता है, और ट्रॉपिकल वैरायटी वाली में सुक्रोज कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो ट्रॉपिकल वैरायटी इज बेटर इन टर्म्स ऑफ द सुक्रोज कंटेंट। तो आइए देखते हैं शुगर केन के बारे में। ये ट्रॉपिक्स एज वेल एज सब ट्रॉपिक्स में है। इसको भी हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। रेनफॉल इनको 75 टू 100 सेंटीमीटर लगेगा। इनको भी काफी लंबा सीजन लगता है फॉर देयर ग्रोथ, 8 मंथ्स लगते हैं। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड, कुछ कुछ रीजन में जहाँ पे लो रेनफॉल है, 50 सेंटीमीटर से भी कम हो गई, 75 सेंटीमीटर से कम हो गई, तो इरिगेशन लगेगा, जैसे कि पंजाब रीजन। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया या 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो क्रॉप के लिए काफी हार्मफुल होता है। इनका जो सॉइल है वो डीप रिच लोमी सॉइल होगा। लोमी सॉइल है, ना ही बहुत एसिडिक ना ही बहुत एल्कलाइन, ना एसिडिक सॉइल चाहिए ना एल्कलाइन सॉइल चाहिए, डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी काफी फेमस होता है फॉर योर शुगर केन। तो मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा कम नहीं बहुत ज्यादा नहीं, 15 से कम नहीं 40 से ज्यादा नहीं, somewhere around 21 to 27 is good for the sugarcane. If I talk about sugarcane में एक बहुत important term है ratooning. Okay, ratooning is a very important term for the sugarcane. ratooning क्या होता है? देखिए, अगर आप sugarcane की cultivation को देखें तो कम से कम 8 महीने लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 12 से लेके 16 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर आपने एक sugarcane को फिर से ग्रो करना है, दिस इज वन sugarcane, अगर आपको इसको फिर से सीड डालना है, फिर उसके रूट्स बनेंगे, फिर आपका शुगर केन बनेगा, तो ऐसे तो काफी टाइम हो जाएगा। तो इस साइकिल को कम करने के लिए, 8 महीने की साइकिल को कम करने के लिए, आप शुगर केन को जब हार्वेस्ट करते हैं तो आप उसको जड़ से नहीं निकालते हैं, आप उसको यहाँ से काट देते हैं। इसको कहते हैं रटूनिंग। सो दिस इज योर लेट्स से शुगर केन। यहाँ पे शुगर केन आपका ये एक बड है, ये बड नीचे गया, आपका शुगर केन आया, और देखिए आप शुगर केन को यहाँ से काटते हैं ताकि थोड़ा सा स्टॉक आप नीचे रखते हैं, क्योंकि इससे आपका जो साइकिल है वो शॉर्ट हो जाता है। क्या हार्वेस्ट कम नहीं होती विद ईच साइकिल? होती है, बट हम टाइम कम करते हैं तो हार्वेस्ट थोड़ी भी कम हो गई तब भी चलेगा, ओवरऑल तो फायदा ही है। ऐसा हम करते जाते हैं साइकिल में। जब हार्वेस्ट एकदम ही कम होगी, जब कुछ नहीं आएगा, तो हम इसको उखाड़ देंगे जड़ से और फिर से हम नया शुगर केन लगाएंगे। तो ये पूरे प्रोसेस को जब आप जड़ से नहीं काट रहे हैं, ऊपर से काट रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉक नीचे रख रहे हैं, उसको आप कहते हैं रटूनिंग। व्हाट इज रटूनिंग? इट इज अ मेथड ऑफ केन प्रोपगेशन। यहाँ पे केन उगता है, हार्वेस्ट होता है, इन विच अ पोर्शन ऑफ स्टॉक, दिस स्टॉक इज लेफ्ट अंडरग्राउंड टू गिव राइज टू सक्सीडिंग ग्रोथ ऑफ द केन। इसको रटून कहते हैं। इकोनॉमिक क्रॉप्स इससे ग्रो होते हैं फ्रॉम वन ओरिजिनल प्लांटिंग। द यील्ड ऑफ द रटून डिक्रीजेस आफ्टर ईच साइकिल, and at the end of the cycle, last economic cycle, all the stumps are plowed out and the fields are replanted. जैसे जैसे yield कम होगी, आप उसके बाद उसको जड़ से उठा के नया आप कल्टिवेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑफ रटूनिंग। मूविंग ऑन, तो अभी तक हमने देखा राइस, व्हीट, टी, कॉफी, we saw jute, cotton, and then we looked at the sugar cane. Moving on, अब this year is very important because this is considered to be the international year for millets. तो ये बहुत important year है millets के लिए। आप millets के बारे में पढ़ें, not only for prelims examination but also for your mains examination.
थोड़ा बहुत हम अभी भी पढ़ते हैं मिलेट के बारे में। मिलेट मतलब क्या? मिलेट मतलब कोर्स ग्रेन, मतलब वो इतने फाइन नहीं होते हैं जैसे व्हीट और राइस होते, कोर्स होते। एग्जाम्पल क्या है? जवार, बाजरा, रागी, दीज आर दी कोर्स ग्रेन। ये हार्डी क्रॉप्स हैं, ये ड्राई रीजन में ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं। इनको टेम्परेचर भी ठीक ठाक चल जाएगा, अगर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तब भी ये ग्रो हो जाएंगे, और इनका न्यूट्रिशियस वैल्यू काफी होता है। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, राइस और व्हीट के पहले हम लोग का कंजम्पशन मेजरली कोर्स का था। बाजरे का सिट्टा, जवार, रागी, ये सब आपका आपका बाजरा वगैरह ग्रो होते थे, ठीक है। सो यू हैड मेजर एज जवार, बाजरा एंड रागी। ये कोर्स ग्रेन है, इनकी काफी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, फाइन नहीं होते, खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कोर्स ग्रेन कहते हैं। राइस, सॉरी, रागी, जवार एंड बाजरा। रागी काफी न्यूट्रिशियस भी होता है, इसमें आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज होता है। रफेज इज समथिंग विच हेल्प्स इन योर डाइजेशन ऑल्सो। सो दिस इज योर मिलेट। व्हेन आई टॉक अबाउट जवार, जवार, रागी एंड बाजरा, ये तीन मेजर मिलेट्स हैं, जवार, बाजरा और रागी। जो रागी होता है दैट इज टुवर्ड्स द सदर्न साइड, टुवर्ड्स द रीजन ऑफ कर्नाटका, मेजरली यू हैव रागी। इफ आई टॉक अबाउट बाजरा, बाजरा इज मेजरली अराउंड राजस्थान, एंड जवार तो है वो काफी वाइड स्प्रेड होता है। तो जवार देखते हैं। जवार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, राइस व्हीट के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्रॉप आपका जवार ही है। काफी एरिया होता है इसका, काफी प्रोडक्शन भी होता है। ये रेन फेड क्रॉप है, जितने भी मिलेट्स हैं इनको ज्यादा पानी नहीं लगता है, ये कम बारिश आएगी तब भी चलेगा और रेन पे भी ग्रो करेंगे, इनको इरिगेशन की जरूरत नहीं है, ये रेन से भी ग्रो हो जाते हैं, कम बारिश आएगी तब भी चलेगा। तो ये रेन फेड क्रॉप है, मॉइस्ट एरियाज में ज़्यादा ग्रो होते हैं, विच हार्डली इरिगेशन की इनको ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, तो काफ़ी स्प्रेड है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एज वेल एज मध्य प्रदेश में आपका बाजरा होता है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा मॉइस्ट रीजन लगता है एज कम्पेयर टू ये जो जवार है, थोड़ा सा मॉइस्ट ज़्यादा लगता है इसको कंडीशन एज कम्पेयर टू बाजरा। तो बाजरा और भी ड्राई रीजन में होता है, जवार थोड़ा सा मॉइस्ट रीजन में होता है, जवार ज्यादा ग्रो होता है। महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका और आपके एमपी में जवार ही ग्रो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है आफ्टर राइस एंड व्हीट। व्हेन आई टॉक अबाउट बाजरा, बाजरा को तो काफी ड्राई कंडीशंस भी चलेंगी, सैंडी सॉइल होता है, राजस्थान में अगर ग्रो हो रहा है तो सैंडी सॉइल भी चलेगा। शैलो ब्लैक सॉइल यानी ब्लैक कॉटन सॉइल अगर नहीं भी पूरी तरीके से बना है तब भी आप बाजरा ग्रो कर सकते हैं। मेजरली इसके स्टेट हैं राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये नॉर्दर्न साइड में है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड सम पोर्शंस ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। कमिंग ऑन टू रागी, रागी भी ड्राई रीजन का क्रॉप है, कर्नाटका में होता है जनरली। ये रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल किसी में भी ग्रो हो सकता है। तो ओवरऑल इसलिए इतना वाइड स्प्रेड है, ये किसी में भी ग्रो हो सकते हैं मिलेट्स। इसके जनरली ये सदर्न स्टेट में ज़्यादा होता है और ईस्टर्न स्टेट में, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका क्या है, रागी क्रॉप। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीन टाइप के मिलेट हैं, जवार, बाजरा और रागी। बाजरा इज टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड राजस्थान वाले रीजन पे, जवार थोड़ा ज्यादा वाइड स्प्रेड है और रागी साउथ और ईस्टर्न स्टेट में होता है। ये सब बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, ड्राई क्रॉप्स होते हैं, हाई टेम्परेचर इनको लगता है, कैसे भी सॉइल में ये ग्रो कर सकते हैं, जनरली रेन फेड में होते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होते हैं। मूविंग ऑन, पल्स पे आते हैं। पल्स जनरली पल्स यूज किया जाता था इन दी क्रॉप रोटेशन। तो राजस्थान, पंजाब रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, पंजाब रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले आपका पल्स काफी ग्रो किया जाता था, मस्टर्ड काफी ग्रो किया जाता था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस और व्हीट ग्रो किया जाता है। तो अगर हम पंजाब रीजन में देखें, पल्स क्यों ग्रो किया जाता था? क्योंकि ये भी ड्राई क्रॉप है, इसको भी कम बारिश लगती है, इसको भी ठीक ठाक टेम्परेचर लगता है 20-25 डिग्री सेल्सियस तक। पल्स जो है वो काफी न्यूट्रिशियस क्रॉप भी है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बॉडी बट ऑल्सो फॉर द सॉइल। सॉइल का अगर न्यूट्रिशन को एनरिच करना है तो पल्स काफी हेल्प करता है। इसलिए जब आप ऐसे इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक कॉटन ग्रो करते हो तो फिर आप उसके बाद आप कोई तो भी पल्स ग्रो करते हो, ताकि वापस से, ये तो देखो कॉटन इंटेंसिव क्रॉप था, सॉइल का पूरा न्यूट्रिएंट सक कर लिया, अब वापस सॉइल में न्यूट्रिएंट चाहिए तो आप पल्स ग्रो करते हो और उसके बाद फिर आप राइस भी ग्रो कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन जो होता है, कॉटन के बाद पल्स, पल्स के बाद राइस, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सॉइल हेल्थ। तो पल्स कैसे सॉइल की हेल्थ को वो करता है, बढ़ाता है? तो अगर आप सॉइल देखें तो ये जो पल्स है, पल्स के जो रूट है,
इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट है जिससे आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से काम कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वो एलिमेंटल नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उसको फिक्स करते हैं और फिर वो नाइट्रोजन सॉइल को देते हैं। जब सॉइल में नाइट्रोजन जाता है तो एक ये मैन्योर है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, जिससे आपकी सॉइल की हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो पल्स हमारे लिए काफ़ी फेमस है, स्पेशली इंडिया के लिए, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड द इम्पोर्टर ऑफ द पल्सेस। तो हम काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इम्पोर्टर हैं पल्स के। हमारे यहाँ पे कई टाइप की पल्स ग्रो की जाती है, तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम। ये ग्राम जो है ये ग्रेटर देन 40% ऑफ ऑल पल्स होती है, तो सबसे ज्यादा ग्राम ग्रो होती है। तूर पल्स जो है, अरहर, यू हैव मूंग, यू हैव उड़द, यू हैव पिजन पी, यू हैव काउ पी, यू हैव मसूर, और उसमें से आपकी ग्राम नियरली 40% आपका अक्वायर करती है। पल्स को कम मॉइस्चर चाहिए होता है, ड्राई रीजन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये लेज्यूमिनस क्रॉप्स हैं। ऑल द क्रॉप्स दे एक्चुअली, सारे ही क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, ये आपका एनसीईआरटी से है तो आपको पता होना चाहिए कि अरहर को छोड़ के जितनी भी पल्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं एयर से। तो पल्स जनरली रोटेशन में ग्रो होती हैं, और मेजर पल्स जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ड्राई स्टेट्स है, पहले पंजाब हरियाणा था, बट अब वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपका वीट और राइस और बाकी कॉटन, शुगर केन ग्रो होता है यहाँ पे। इसलिए जो ड्राई रीजन है पेनिनसुला में, वहाँ पे अब आपके पल्सेस ग्रो होते हैं, जैसे कि एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका। तो ये आपके एमपी, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका एंड योर महाराष्ट्र रीजन में यू हैव दी मेजरली pulses that are now being grown. Dry region, come rainfall, humidity is even if it is less humidity, then it is also fine. The temperature should be somewhere around 22 to 25 degree Celsius. Moving on, उसके बाद हम देखते हैं ऑयल सीड्स। इंडिया में काफ़ी सारे ऑयल सीड्स भी होते हैं। वी हैव लॉट ऑफ ऑयल सीड्स, वी हैव लॉट ऑफ ऑयल सीड्स ऑल्सो। इफ आई टॉक अबाउट ऑयल सीड्स, ये पल्सेस का डायग्राम है, एक्चुअली शुड हैव बीन एट द पल्सेस। पल्सेस है राजमा, यू हैव काउपी, तूर, यू हैव मूंग, यू हैव ब्लैक ग्राम, ठीक है। तो ये सब आपके पल्सेस हैं, ये ऑयल सीड्स नहीं है। ऑयल सीड्स अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स ऑल्सो। हम काफ़ी ऑयल सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, हम अलग अलग वेराइटी के ऑयल सीड प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल सीड्स यानी क्या, जिससे ऑयल आता है। ऑयल कौन से यूज करते हैं, सनफ्लावर, वी हैव पाम ऑयल, वी हैव ग्राउंडनट, कैस्टर सीड्स हैं, लिन सीड्स हैं, रेप सीड्स हैं। तो इंडिया काफ़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का और रेप सीड का। 12% ऑफ एरिया हमारे ऑयल सीड से कवर होते हैं। कौन से ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, मस्टर्ड पंजाब रीजन में होता है, कोकोनट कोस्टल पे होता है, सेसम जैसे तिल इज इन दी ड्राई रीजन्स, आंध्र प्रदेश, यू हैव समवेयर इन तेलंगाना, महाराष्ट्र। सोयाबीन आपके तमिलनाडु में भी होता है, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर। क्या यूसेज है ऑयल सीड्स का, कुकिंग में यूज होता है, रॉ मटेरियल जो कॉस्मेटिक्स हैं, सोप्स हैं, लिपस्टिक हैं, उसके लिए यूज होता है। ऑयल सीड्स, आप कई सारे ऑयल सीड्स खरीफ टाइम पे ग्रो करते हैं, कई सारे रबी के टाइम पे ग्रो करते हैं, कई दोनों टाइम पे ग्रो करते हैं। तो ग्राउंडनट जो महाराष्ट्र रीजन में है वो है आपका खरीफ क्रॉप। ये सबसे ज्यादा, नियरली हाफ ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन आपका ग्राउंडनट का होता है। कहाँ कहाँ ग्रो होता है, महाराष्ट्र और उसके नियर बाय रीजन में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। लिनसीड और मस्टर्ड जो होते हैं, ये रबी क्रॉप है, मस्टर्ड तो पंजाब में होता है तो वो रबी क्रॉप ही होगा। सिसासम जो है वो खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप दोनों होता है। इवन कैस्टर सीड रबी और खरीफ क्रॉप। कैस्टर सीड और लिन सीड जो सिसासम जो है वो आपके दोनों ही रबी और खरीफ में ग्रो होते हैं। मस्टर्ड जो है और लिन सीड जो है वो आपके रबी में जनरली ग्रो होते हैं, और ग्राउंडनट जो होता है वो ज़्यादातर खरीफ में होता है। महाराष्ट्र में ग्राउंडनट होता है वहाँ, और उसके नेबरिंग रीजन में भी आपका ग्राउंडनट होता है। दिस वॉज योर ऑयल सीड्स। आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके यूपीएससी में आए हुए हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं यूपीएससी के। एक स्टेट है इंडिया में जिसके कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको एक स्टेट दे दिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले हैं। उसका नॉर्दर्न पार्ट एरिड है, सेमी एरिड है, सेंट्रल पार्ट में कॉटन होता है, कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रोडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप। तो यहाँ कैश क्रॉप ज्यादा होता है, फूड क्रॉप कम होता है। यानी ये जो स्टेट है ये अमीर स्टेट है, या इसके फार्मर्स जो है उनको कैश क्रॉप ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं इसलिए। सेंट्रल पार्ट में कॉटन होता है, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल आपको चाहिए रहेगा। आप नॉर्दर्न पार्ट बोल रहे हो एरिड और सेमी एरिड है। तो अगर हम इंडिया का मैप बनाएं
इफ आई टॉक अबाउट द मैप ऑफ इंडिया, ये है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें कि ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जनरली आपका नॉर्दर्न पार्ट एरिड और सेमी एरिड नहीं है, आंध्र प्रदेश कोस्टल के पास है, तो ऐसा नहीं है कि उसका नॉर्दर्न पार्ट एरिड या सेमी एरिड है। बचते हैं गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी अगर आप देखें तो नॉर्दर्न पार्ट जो है तमिलनाडु का, वो आपका एरिड और सेमी एरिड नहीं है। हमने ये देखा था कि तमिलनाडु में सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है। सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है तो कहाँ से ड्राई हो गया उसका नॉर्दर्न पार्ट। तो अब आंसर बचता है गुजरात और कर्नाटका। अगर आप राजस्थान देखें और गुजरात देखें, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इज नियर टू राजस्थान, इसलिए वो एरिड और सेमी एरिड तो है। गुजरात में बीच में आपकी कॉटन भी होती है और गुजरात इज अ रिच स्टेट, तो वहाँ पे कैश क्रॉप इज ग्रोन ओवर दी नॉर्मल फूड क्रॉप्स। तो आंसर इज गुजरात। कर्नाटका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि कर्नाटका का नॉर्दर्न पार्ट इज नॉट एज एरिड एंड सेमी एरिड, इतना एरिड नहीं है कर्नाटका नॉर्दर्न पार्ट, और वहाँ कैश क्रॉप प्रिडोमिनेंट नहीं है ओवर दी फूड क्रॉप्स। देयरफॉर द आंसर इज गुजरात एंड नॉट कर्नाटका। मूविंग ऑन योर to the next question, which is about your consider the following states which has more suitable climate conditions for the cultivation of large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field। अगर हम orchids की बात करें, orchids are nothing but flowers, ये flowers हैं। तो फ्लावर्स कहाँ ग्रो होते हैं आपके? फ्लावर्स या हॉर्टिकल्चर आपका ह्यूमिड और हॉट कंडीशंस में होता है। प्लांटेशन क्रॉप, हॉर्टिकल्चर आपका ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है उनको, ठीक है। तो अगर काफी बारिश चाहिए होती है, तो अगर हम देखें कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे काफी बारिश होगी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी। यूपी और एमपी में तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। या तो आंसर आंध्र प्रदेश है या तो आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगर हम दोनों की बात करें तो आपको वेट कंडीशन चाहिए होगी ऑर्चिड्स के लिए और आपको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होगी। तो वेट और ह्यूमिड कंडीशंस इज मोर इन अरुणाचल प्रदेश देन इन आंध्र प्रदेश एंड देयरफॉर द आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। आप देखेंगे यूपीएससी ने डेलिबरेटली बाकी सारे स्टेट्स थोड़े अलग दिए हैं और एक स्टेट थोड़ा अलग दिया है ताकि आपको इजी हो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। It is not the question that makes the answer difficult, it is the options that makes the answering of the question difficult। तो options ऐसे फ्रेम किए हुए हैं कि आप अगर ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, आंसर जनरली अरुणाचल प्रदेश ही हो सकता है, क्योंकि बाकी सब स्टेट्स में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट इवेंट, बट अरुणाचल प्रदेश का पूरा ही क्लाइमेट अलग है। एज आई मूव ऑन, इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ग्राउंडनट, सिसासम एंड पर्ल मिलेट। तो ये कुछ क्रॉप्स की बात करते हैं। कौन से क्रॉप्स प्रिडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स हैं, मुझे बताना है। रेन फेड क्रॉप्स यानी कम बारिश लगती है, कम हमको रेनफॉल लगेगा, तो इसलिए इरिगेशन की तो जरूरत ही नहीं है। ये जनरली जो रेन फेड क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं आपके ऑयल सीड्स, पल्सेस और मिलेट्स। ऑयल सीड, पल्सेस, मिलेट को ज्यादा बारिश नहीं लगती है, ये रेन फेड क्रॉप्स होते हैं। तो ग्राउंडनट इज अ ऑयल सीड, सिसासम इज अ ऑयल सीड, पर्ल मिलेट इज अ मिलेट। तो ऑब्वियसली पल्सेस और मिलेट और ऑयल सीड्स को बारिश नहीं लगती, तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन फेड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इसके बाद फिर से देखें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, काउपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी। आपको इतना तो समझ आ रहा है, पिजन पी पल्स है, ग्रीन ग्राम भी पल्स है, और काउपी जो रिजेंबल करता है पी है, तो ये भी कोई पल्स होगा। काउपी इज ऑल्सो पल्स। विच पल्स इज काउपी? काउपी इज दिस पल्स, इफ यू कैन सी द ब्लैक eyed pulse, that is your cowpea। so if you look at this, you have cowpea, green gram and pigeon pea। ये तीन ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज पल्स। तीनों ही पल्स की तरह यूज होते हैं। अगर तीनों पल्स की तरह यूज होते हैं तो इनका फॉडर, इनका जो लीफी कंपोनेंट होता है काफी पल्स में, वो फॉडर की तरह यूज होता है। गाय को खिलाया जाता है, बाकी कैटल को खिलाया जाता है, तो वो फॉडर की तरह भी यूज हो सकता है। और ऑब्वियसली पल्स है तो सारे के सारे ग्रीन मैन्योर करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। और वैसे भी नाइट्रोजन को फिक्स नहीं भी करेगा, पिजन पी इज अरहर, अगर नाइट्रोजन को फिक्स नहीं भी करेगा तब भी मैन्योर तो बनेगा, ग्रीन मैन्योर तो देगा। तो इसलिए आंसर 1, 2 एंड 3 है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा था कंसिडर, ये सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस और व्हीट। इसमें से कौन से खरीफ क्रॉप है? आप जानते हैं जो रीजन, जो पंजाब रीजन के पास ग्रो होते हैं वो जनरली आपके रबी क्रॉप होते हैं। रबी क्रॉप में मस्टर्ड, पल्स आता है और पीज आता है और व्हीट आता है। व्हीट, मस्टर्ड, पीज, ये सब आपके रबी क्रॉप होते हैं। तो व्हीट तो आपका खरीफ नहीं रहेगा, सो 4 हट जाता है। अब आंसर है ग्राउंड नट और राइस तो आपका खरीफ है क्योंकि आपका ऑप्शन ही बता रहा है। अब हमें ये देखना है कि कॉटन खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है। कॉटन जनरली आप देखते हैं महाराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन, राजस्थान रीजन में भी थोड़ा बहुत, तमिलनाडु रीजन में ग्रो होता है। ये मॉनसून टाइम पे ग्रो होता है, इसीलिए ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप है। तो द आंसर इज सी, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन 2014 में पूछा था कि पेयर दिए हुए थे और बोला था कि आप रीजन और कौन सा वेल नोन फॉर प्रोडक्शन है बताएं। किन्नौर, अरेका नट, मेवट मैंगो, कोरोमंडल एंड सोयाबीन। तो आप जब भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन करते हैं या कोई क्रॉप का क्वेश्चन करते हैं तो आप अपनी डेली लाइफ से चीजें याद रखें, डेली लाइफ की चीजों को इनकॉर्पोरेट करें। अगर हम किन्नौर की बात करें, किन्नौर आपका हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में है और आपने अगर कभी एप्पल्स परचेज किए होंगे बिग बास्केट से या कोई भी ऐप से या ऐसे भी कहीं पे जाके रास्ते पे, तो आपको पता है कि आपको बोलते हैं ये तो किन्नौरी एप्पल है, ये काफी अच्छे होते हैं इसलिए इसका रेट ज्यादा है। तो किन्नौर is famous not for areca nut but Kinnaur is a region in Himachal Pradesh and Kinnaur is famous for apple. So किन्नौरी एप्पल होते हैं। तो 1 is definitely wrong। तो अब आंसर या तो 3 ओनली होगा या तो none of the above होगा। अब हम आते हैं कोरोमंडल और सोयाबीन पे। हम बोल रहे हैं कि आप रिलेट करें आपका डेली लाइफ, किन्नौर के बारे में सुना होगा, किन्नौरी एप्पल के बारे में सुना होगा, या फिर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर सोयाबीन तमिलनाडु में बहुत ज्यादा ग्रो होता तो तमिलनाडु में सोयाबीन ऑयल यूज होता, बट तमिलनाडु में सोयाबीन ऑयल नहीं यूज होता है। तमिलनाडु में या तो कोकोनट ऑयल यूज होता है या तो ग्राउंडनट ऑयल यूज होता है। कोकोनट ऑयल तो आप समझ सकते हैं, यानी कोकोनट अगर ग्रो होता है, कोकोनट ऑयल यूज होता है, सोयाबीन ऑयल नहीं यूज होता है, तो फिर सोयाबीन क्यों कल्टिवेट होगा कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु? ये भी गलत हो जाता है, तो आंसर बचता है डी। ऐसे क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो आप अपनी सोशल लाइफ से रिलेट करें। हैव आई ईटन दिस, क्या मेरे रीजन में प्रोड्यूस होता है, कहाँ कब प्रोड्यूस होगा, कैसी इसको बारिश लगेगी, कैसा सॉइल लगेगा, और यहाँ पे इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं अरेका नट देखूं तो अरेका नट लाइक कोकोनट इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप। लाइक एनी प्लांटेशन क्रॉप इसको काफी बारिश लगेगी, इसको काफी ह्यूमिडिटी लगेगी। और अगर आपको पता है कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में तो इतनी बारिश नहीं है। मॉनसून में हमने देखा था कि यू आर दे राइट टू द 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट के इस तरफ है, ऊपर है, नॉर्थ की तरफ है, तो काफी ज्यादा बारिश नहीं है। तो क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अरेका नट नहीं हो सकता। आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं मॉनसून, टेम्परेचर, रीजन, प्रेसिपिटेशन को लगा के, या तो आप जो नॉर्मल लाइफ में आप कंज्यूम करते हैं आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में जो पूछा था, which among the following is the least water efficient crop? लीस्ट वाटर एफिशिएंट यानी ज्यादा पानी यूज करता है, वाटर एफिशिएंट सबसे कम है यानी सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट है, सबसे ज्यादा वाटर इनएफिशिएंट है यानी सबसे ज्यादा पानी यूज करता है। सनफ्लावर, शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, रेड ग्राम। मिलेट है तो ऑब्वियसली ये वाटर एफिशिएंट होगा, ऑयल सीड है तो ये भी वाटर एफिशिएंट होगा, ग्राम है यानी पल्स है तो ये भी वाटर एफिशिएंट होगा। तो आंसर क्या बचता है? शुगर केन। आपका मिलेट, पल्स और ऑयल सीड काफी वाटर एफिशिएंट होते हैं, इसलिए आंसर है शुगर केन। अगेन 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्रॉप है जो सब ट्रॉपिकल है, फ्रॉस्ट उसको इंजूरियस है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज लगता है, 50 सेंटीमीटर की बारिश लगती है, वेल ड्रेन सॉइल लगता है, मॉइस्चर उसके लिए अच्छा होता है। ये कौन सा क्रॉप है? कॉटन, शुगर केन, जूट एंड टी। एज यू कैन नो ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ऐसा नहीं कि टी फ्रॉस्ट टॉलरेट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। टी को भी फ्रॉस्ट नहीं चाहिए होता है, शुगर केन को भी फ्रॉस्ट नहीं चाहिए होता है, बट 210 ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है, विच इज देयरफॉर कॉटन। आगे बढ़ते हैं। among the following which one of is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? मैंने पहले ही बताया था, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। सो इसका आंसर इंडिया है। एक बार इसको देखते हैं, पल्स वाले को।
पल्स प्रोडक्शन को, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द पल्स प्रोडक्शन। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ खरीफ एंड रबी, नहीं पता, साइड रखते हैं। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द pulse production. In the last 3 decades, while the production of Kharif pulse has increased, the production of Rabi pulse has decreased. अब अगर मुझे पता है कि अगर मैं पल्सेस देखूं तो नियरली 40% तो मेरा ग्राम है, ग्रीन ग्राम नहीं, ग्राम है, चना। ग्रीन ग्राम इज मूंग, ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 40% अगर ग्राम है और 50% अगर ग्रीन ग्राम हो जाएगा तो क्या ये 90% होगा? हम डेली तूर खाते हैं, हम डेली अरहर खाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो therefore 2 is definitely wrong. आंसर क्या है आपका? 1 only. ब्लैक ग्राम इज प्रोड्यूस बोथ एज अ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, और इंडिया में दोनों का पल्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, रबी पल्स का भी और खरीफ पल्स का भी। तो आंसर हियर इज 1 only. इफ आई मूव ऑन, एक और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये एनडीए का क्वेश्चन है। सीडीएस एनडीए में ये क्वेश्चन पूछेगा। फॉलोइंग स्टेट्स रखें और बताएं कौन मोर देन 70% ऑफ कंट्री में कॉफी प्रोड्यूस करता है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये तो हट जाएगा, अब बचता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। अगर हम केरला और कर्नाटका देखें तो केरला बहुत छोटा है, इसलिए 70% तो कॉफी प्रोड्यूस नहीं करेगा। या तो फिर तमिलनाडु होगा या तो फिर कर्नाटका होगा। आप जानते हैं कि जनरली नीलगिरी के पास होता है, नीलगिरी इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। इट इज नॉट तमिलनाडु, क्योंकि नीचे वाला तमिलनाडु में इतना कॉफी प्रोडक्शन नहीं होता है। द आंसर इज देयरफॉर डी, कर्नाटका। केरला छोटा स्टेट है तो पूरा कॉफी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, 70% तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। आंसर इसका कर्नाटका है, क्योंकि तमिलनाडु में भी इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। और हमने ये भी देखा था कि पहला कॉफी इंट्रोड्यूस हुआ था बाबा बुडान हिल्स में, वो भी कर्नाटका में है, तो एक हिस्टोरिकल एडवांटेज भी कर्नाटका को है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर एग्रीकल्चर, that is your cropping related agriculture. For eco-friendly practices of agriculture, stay tuned. I hope you like this video. For more such video, continue with us. Bye bye, see you.